वक्त हो गया है दमदार 10 का। लालू यादव की फैमिली में बवंडर मचा हुआ है। रोहिणी आचार्य ने फिर नए खुलासे किए हैं। पूरी खबर हम आपको दिखाएंगे, लेकिन शुरुआत कर रहे हैं दमदार 10 की इस वक्त की एक बड़ी खबर के साथ, बांग्लादेश में मचे हुए बवाल की खबर के साथ। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के खिलाफ, मानवता के खिलाफ अपराध के मामले में आज फैसला आएगा। फैसले से पहले ढाका में जबरदस्त बवाल हो गया। ढाका से आगजनी, धमाके, पथराव और सड़क जाम करने की खबरें भी सामने आ रही हैं। तस्वीरें इस वक्त आप इंडिया टीवी पर देख रहे हैं। लोगों ने पेड़ गिराकर हाईवे जाम कर दिया। ढाका में पुलिस को हिंसक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने का आदेश दिया गया। शनिवार देर रात से रविवार तड़के तक ढाका में 2 बसेस को आग लगा दी गई। फैसले के बाद हिंसा और बढ़ने की आशंका को देखते हुए देश भर में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। ढाका में जबरदस्त बवाल हुआ है और बवाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं। आगजनी हुई, पथराव हुआ, रेल ट्रैक जाम किया गया। बांग्लादेश में बवाल की ये तस्वीरें आपके सामने हैं और ये जो आगजनी भी आप देख रहे हैं, ये रेलवे ट्रैक पर ही की जा रही है। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में इस वक्त अलर्ट जारी किया गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना पर कोर्ट का आज फैसला आना है, लेकिन फैसले से पहले बांग्लादेश के कई शहरों में हंगामे की ये तस्वीर है। मशाल जुलूस निकाला जा रहा है, पोस्टर लहराए जा रहे हैं। राजधानी ढाका समेत कई शहरों में इस वक्त अलर्ट है और उपद्रवियों को देखते ही गोली मारने का आदेश दे दिया गया है। बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आज कोर्ट फैसला देने वाली है। आइए बात करेंगे बिहार की। चुनाव में करारी शिकस्त और परिवार में भयंकर दरार के बाद आज तेजस्वी यादव पहली बार सामने आएंगे। हारे हुए विधायकों के साथ समीक्षा बैठक करेंगे, लेकिन तेजस्वी यादव की इस बैठक से पहले उनके परिवार की कलह तेज हो गई है। बहन रोहिणी के बाद अब लालू यादव की 3 और बेटियों ने घर छोड़ दिया है। लालू की 3 बेटियां मायके से दिल्ली आ गई हैं। रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव ने पटना छोड़ दिया है। जाने के बजाय रागिनी, राजलक्ष्मी और चंदा यादव सबसे बड़ी बहन मीसा भारती के पहले घर पहुंची, यानी कि इस समय राबड़ी देवी का घर खाली हो गया। सोचिए, इतना बड़ा परिवार, इतनी बेटियां, बेटों से भरा पूरा परिवार, एक एक करके बहनों ने घर छोड़ दिया। रोहिणी यादव तो मुंबई अपने ससुराल लौट गई हैं। उधर इस पूरे मामले में लालू यादव और राबड़ी देवी की चुप्पी को लेकर बहुत सवाल हैं। बीजेपी और जेडीयू लालू यादव पर अटैक कर रहे हैं। जेडीयू ने तो लालू को सियासी धृतराष्ट्र तक बोल दिया है। वहीं बीजेपी ये कह रही है कि लालू के घर में जो हो रहा है वो उनकी परिवारवादी सियासत का ही नतीजा है। इस बीच रोहिणी यादव ने एक बार फिर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। रोहिणी ने इस बार तेजस्वी के करीबी संजय यादव और रमीज नेमत के साथ साथ उनकी पत्नी रेचल यादव का भी जिक्र किया। रोहिणी ने कहा कि उन पर चप्पल किसने चलाई, इसका जवाब तेजस्वी से लीजिए। तेजस्वी की पत्नी रेचल यादव से पूछिए। तेजस्वी के खास संजय यादव और रमीज से पूछिए। रोहिणी ने एक बार फिर दोहराया कि जब उन्हें अपमानित किया जा रहा था तो उनके माता पिता रो रहे थे। पिता लालू यादव को दी गई किडनी को गंदी किडनी बोलने पर रोहिणी बहुत गुस्सा है। वो ये कह रही हैं कि हर बार बेटी ही क्यों बलिदान दे, घर के बेटों से भी तो सवाल होने चाहिए। आपने कहा था कि चप्पल चलाया गया। चप्पल चलाने की बात आपने कही, आराम से अब आप लोग जाकर के वहाँ इंक्वायरी कर लीजिए। सही बात है, रोहिणी जो बोलती है सच बोलती है और जिसको भी कंडेम करना आकर के सामने मेरे सामने बैठवाइए। रोहिणी जी चप्पल आराम से चलाया था। रोहिणी जी आप आराम से बात करें। आप ये बात जाके ये बात जाकर के तेजस्वी यादव किसके शह पे हुआ है उनसे जाके पूछिए। संजय यादव से पूछिए, रेचल यादव से पूछिए। पीछे का लड़का हो जाएगा। ये कोई लड़के का क्या नाम था, रमीज से जाके पूछिए। आप जाइए वहाँ पे इनको। हम बिल्कुल पूछेंगे। और पिताजी से कुछ कहेंगे क्या, कोई मैसेज? नहीं, पिताजी मेरे साथ हमेशा है। कल मेरे माता पिता भी रो रहे थे, मेरी बहन रो रही थी मेरे लिए। मुझे भगवान ने मुझे सौभाग्य दिया कि मुझे मेरे इस तरह के माता पिता मिले जो मेरा हर समय मेरा साथ दिए।
मुझे बस इतना ही कहना है कि भगवान ना करे कि आप लोग के भी घर में कभी मेरे जैसी बहन बेटियां हो। जिस घर में भाई हो, भाई लोग का ही योगदान होना चाहिए। काहे सारा बलिदान बेटी लोग दी, और जब बेटी कुछ सवाल पूछे तो आप बोल दीजिएगा कि अब ससुराल में जाओ, तुम्हारा शादी हो गया। मैंने सिर्फ अपने भाई को अपने घर से निकाला है। रोहिणी जी, मेरी अगला कदम आपका क्या होगा? मेरी माता, मेरे पिता मेरे साथ है। मैडम एक बार बाहर आ जाइए। मेरी सास भी कल से रो रही है ये सब तमाशा देख करके। मैम बाहर आ जाइए, मैडम बाहर आ जाइए। मैं जा रही हूँ अपनी सास। आपने देखा, रोहिणी आचार्य लगातार रो रही हैं। उनकी आवाज में उनकी कंपन और उनका दर्द सुनाई दे रहा है। उधर बहन के अपमान पर तेज प्रताप यादव गुस्से से तमतमाए हुए हैं। बड़ी खबर यह है कि तेज प्रताप यादव ने कहा कि अगर पिताजी इशारा कर दें तो जयचंदो को जमीन में गाड़ दिया जाएगा। बहन रोहिणी के चप्पल उठाने के बाद सुनने के बाद से मन में आग लगी हुई है। तेजस्वी की बुद्धि पर पर्दा पड़ गया है। तेज प्रताप की तरफ से यह बयान सोशल मीडिया पर उनकी पार्टी की तरफ से जारी किया गया, जिसमें लिखा है कि कल की घटना ने दिल को भीतर तक झकझोर दिया है। मेरे साथ जो हुआ मैं सह गया, लेकिन मेरी बहन के साथ जो अपमान हुआ वो किसी भी हाल में असहनीय है। तेज प्रताप ने जयचंदो को चेतावनी देते हुए कहा कि परिवार पर वार करोगे तो बिहार की जनता तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी। जब जनमानस की भावनाएं आहत होती हैं तो बुद्धि पर पड़ी धूल उड़ जाती है। इन जयचंदो के चेहरों ने तेजस्वी की बुद्धि पर भी पर्दा डाल दिया है। इस अन्याय का परिणाम बेहद भयावह होगा। इधर रोहिणी और तेजस्वी की जंग में अब मामा साधु यादव की एंट्री हो गई है। साधु यादव ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि रोहिणी के साथ बहुत गलत हुआ है। किडनी की बात पर साधु यादव ने कहा कि अगर रोहिणी की गंदी किडनी थी तो तेजस्वी अपनी किडनी दे देते। साधु यादव ने इस मामले में लालू और राबड़ी की खामोशी पर भी सवाल उठाए। हमारे साथ हैं रोहिणी आचार्य के मामा साधु यादव। साधु जी, रोहिणी आचार्य ने जो बातें रखी हैं, जो बयान दिया है, पोस्ट किया है, ये सब आपने पढ़ा होगा। उन्होंने कहा कि उन पर चप्पल फेंका गया, उनको गालियां दी गई। क्या हुआ वहां पर? आपकी जानकारी में क्या बातें हुई हैं और इसकी वजह क्या है? हमारे जानकारी में जो आप लोग मीडिया में दिखा रहे हैं वही हम देख रहे हैं। सच्चाई क्या है नहीं है वो अभी हमने कोई तहकीकात भी नहीं किया है, लेकिन आप लोग बोल रहे हैं तो हम सुन रहे हैं और देख भी रहे हैं, दिखा भी रहे हैं आप लोग तो। लेकिन ये रोहिणी के साथ जो भी हुआ है घटनाक्रम, ये गलत हुआ है, ये सही नहीं है। अगर रोहिणी का छोटा भाई है तेजस्वी, अगर वो गलत व्यवहार करता है किसी के सामने तो समझिए कि माने इससे बड़ा दुर्भाग्य नहीं हो सकता है। हमारी भी बहन राबड़ी देवी है। हम अपनी बहन को तो जो है आज तक कितना हूँ कुछ बोली है, बहुत सारी बात बोली है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कुछ बोला उसके विषय में, बहन के बारे में। ये लोग कैसे बोल रहा है, कौन लोग बुलवा रहा है, ये सारे चीज़ों को जानकारी करना पड़ेगा। अगर बाहरी व्यक्ति अगर घुस के बाहरी घर में घुस गया है और घर वाला बाहर जा रहा है तो ये भी दुर्भाग्य है, ये भी अच्छी बात नहीं है। न पार्टी के लिए अच्छा है और न परिवार के लिए अच्छा है। रोहिणी को काफी तकलीफ हुई है और उन्होंने कहा है कि उनको यहाँ तक कहा गया कि तुमने अपनी गंदी किडनी दे दी, टिकट के लिए दिया, पैसे के लिए दिया, ये सारी बातें उनको कही है और ये सब उन्होंने पोस्ट किया। तो इतना ही ये सज्जन और शरीफ व्यक्ति बन रहे हैं तो अपना किडनी क्यों नहीं दे दिए? कौन? ये जो आप जिसके बारे में बोल रहे हैं, तो फिर किडनी अपना क्यों नहीं दे दिए? इनको किडनी अपना दे देना चाहिए। ये काहे नहीं दिए? ये क्यों यहाँ बैठा रहेगा? जब पद चाहिए, कुर्सी चाहिए, तो किडनी नहीं दे सकते? देना चाहिए। ये सवाल बनेगा। आप पार्टी चलाइएगा, परिवार चलाइएगा और किडनी नहीं दीजिएगा। आप बहन किडनी दे दी तो वो गंदी हो गई। ये कौन भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं भाई? आपको किसने संस्कार दे दिया इस भाषा को बोलने का? और जो बाहरी व्यक्ति बुलवा रहा है ना, जब आपके बहन के बारे में बुलवा रहा है तो आप सोच लीजिए कि आपका क्या हाल करेगा। आप जिस दिन पद पर नहीं रहिएगा ना, कुर्सी पर नहीं रहिएगा, वो राम 2011 होने वाला लोग है, फिर आप कहाँ रहिएगा? न जिसको पूरब का ज्ञान है, न पश्चिम का ज्ञान है,
ना उत्तर का ज्ञान है ना दक्षिण का ज्ञान है, वैसे लोगों को आप रख रहे हैं रणनीतिकार बना के। लेकिन ये भी लगता है कि लालू यादव और राबड़ी देवी की आखिर क्या विवशता है, क्योंकि रोहिणी ने कहा है कि मैं जब निकल रही थी तो लालू जी, राबड़ी जी, उनकी बहनें रो रही थी। तो आखिर वो खुद लालू जी हस्तक्षेप क्यों नहीं कर पा रहे हैं, राबड़ी क्यों नहीं बोल पा रही? तो यही चीज बात तो मैं जानना चाह रहा हूं कि इंटरफेयर क्यों नहीं कर रहे हैं आप। एक उपाय है, आप नेता से हटा दीजिए और देखिए तो फिर वो कैसे तिल मिला रहा है। तेजस्वी यादव को हाँ, हटाइए, नेता विरोधी दल से हटाइए। नेता विरोधी दल, नए नेता विरोधी दल का चयन करेंगे पार्टी में। बहुत लोग हैं, बहुत सीनियर लोग हैं, गंभीर लोग हैं, अनेकों आदमी है जो गंभीर है, आप उसको बनाइए। इससे क्या होगा? ये सीधा हो जाएंगे, ये टेकुआ हो जाएंगे। ये बुझते हैं ना कि हम पापा को जो कहेंगे वो पापा कर देंगे। पापा आप कैसे कर देंगे? खून पसीना पार्टी में साधु यादव का लगा है। साधु यादव ने, आप लोग जानते हैं शुरू से कि पार्टी को सींचने का मेरा काम है और मैंने सींचा। परिवार के लिए मैंने चुप हो गया। बिहार तैयार है, बस सरकार का इंतजार है। पटना का गांधी मैदान भी तैयार है, मंच सजने का इंतजार है। बिहार की नई सरकार पर लगभग सहमति बन चुकी है। प्रचंड जीत के बाद मजबूत सरकार की बारी है, जिसे लेकर दिल्ली से पटना तक मीटिंग्स का दौर चल रहा है। बिहार की नई सरकार को लेकर फॉर्मूला तय हो चुका है। नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। 20 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में शपथ ग्रहण समारोह होगा। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल हो सकते हैं। बीजेपी और जेडीयू के मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। 2 डिप्टी सीएम होंगे और दोनों बीजेपी से ही होंगे। सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का डिप्टी सीएम बनना भी लगभग तय माना जा रहा है। तो सरकार की तस्वीर कमोबेश साफ हो चुकी है। अगले 4 दिनों तक पटना के गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री भी बंद कर दी गई है। 20 नवंबर को शपथ ग्रहण समारोह के ऐतिहासिक गांधी मैदान में ही तस्वीर आएगी, जहां एक बार फिर से नीतीश कुमार ही बिहार की कमान संभालेंगे। 2005 से वो लगातार बिहार के मुख्यमंत्री हैं, जो बिहार के लिए रिकॉर्ड है। इतने लंबे समय तक बिहार के सीएम पद पर कोई काबिज नहीं रहा। चुनावों में मिली प्रचंड जीत से एनडीए का खेमा गदगद है। बीजेपी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 89 सीट्स पर विजय हासिल की। जेडीयू को भी 85 सीट का जीत का तोहफा मिला। बीजेपी विधायक दल की बैठक कल सुबह 10 बजे होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी विधायक दल की मीटिंग होगी और बीजेपी दफ्तर के अटल सभागार में यह मीटिंग हेड की जाएगी। बिहार सरकार का चूंकि फॉर्मूला तैयार हो चुका है, बीजेपी और जेडीयू में लगभग हर बात पर सहमति भी बन चुकी है। कल पीएम आवास पर बैठक हुई, जहां बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान ने सभी सहयोगी दलों की सहमति के बारे में आला कमान को बताया। आपको बताते हैं कि फॉर्मूले के तहत बिहार में अगली सरकार बनने जा रही है। बीजेपी और जेडीयू से मंत्रियों की संख्या बराबर होगी। 2 डिप्टी सीएम होंगे और दोनों बीजेपी से ही होंगे। डिप्टी सीएम के चेहरे भी वही होंगे जो पिछली सरकार में थे। चिराग की पार्टी ने 19 सीटें जीती हैं, उन्हें 2 मंत्री पद मिल सकता है। तो जितिन राम मांझी की हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को 1 और उपेंद्र कुशवाहा के आरएलएम को भी 1 मंत्री पद मिलने की संभावना है। ये बिहार की नई सरकार का पूरा खाका है, यही पूरी तस्वीर है। हमारे सहयोगी नीतीश चंद्र इस वक्त पटना से लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, सीएम नीतीश कुमार, तो क्या डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी फिर से एक बार बनाए जाएंगे? क्या विजय सिन्हा पर एक बार फिर से भरोसा? देखिए, अभी अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं आया है, लेकिन ये माना जा रहा है कि इस बार कुछ बदलाव हो सकता है। खासतौर से जो महिला वोटरों की भूमिका काफ़ी बड़े स्तर पर नज़र आ रही है, साफ तौर पर उसको देखते हुए संभव है कि किसी महिला को ये जिम्मेदारी दी जा सकती है डिप्टी सीएम की। तो अभी हालांकि इस बारे में कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इस तरह की जो खबरें कुछ सूत्रों के हवाले से हमें मिल रही है, तो उससे ऐसा लगता है कि इस बार जो बहुमत जिस तरह से मिला है और जिस तरह से महिलाओं का बड़े पैमाने पर साथ मिला है, उसको देखकर ये फैसला हो सकता है कि किसी महिला को इसमें जगह दी जा सकती है। और चूंकि आज कैबिनेट की बैठक हो रही है और फिर कैबिनेट की बैठक में उन तमाम औपचारिकताओं की शुरुआत होगी जो नई विधानसभा के गठन को लेकर जुड़ी हुई हैं। नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे, उनके प्रस्ताव पर मुहर लगेगी और फिर राज्यपाल को जाकर वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद सरकार के गठन का दावा पेश करेंगे।
फिर उसके बाद मंत्रिमंडल के गठन को लेकर जो है उस पर बातचीत होगी और उसको लेकर भी जो मोटे तौर पर जो अब तक फार्मूले पर सहमति बनी है उसमें 6 विधायकों पर एक मंत्री पद की बात कही जा रही है। तो इस तरह से आप देखें तो बीजेपी और जेडीयू, बीजेपी के करीब 15 या 16, जेडीयू के 14 और एलजेपी के 3 और इसके अलावा हम और आरएलएम के एक मंत्री बनाए जा सकते हैं। 36 मंत्री अधिकतम हो सकते हैं और इसको देखते हुए ही जो तमाम सीटें आई हैं घटक दलों की और बीजेपी जेडीयू की, इसको ध्यान में रखते हुए जो मंत्रिमंडल का विस्तार होगा किया जाएगा। जी नीतीश, आप बने रहे हमारे साथ। पटना से लेकर दिल्ली तक चूंकि हलचल तेज है, बिहार की नई सरकार बनाने में कोई मतभेद तो नहीं है और कोई विवाद भी नहीं है। पीएम मोदी खुद सारे फैसले की समीक्षा में जुटे हैं। इस वक्त की एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। बिहार को लेकर पीएम आवास में एक अहम बैठक हुई। पीएम मोदी ने 3.5 घंटे तक बिहार को लेकर मंथन किया। बैठक में अमित शाह थे, जेपी नड्डा रहे और बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान भी मौजूद रहे। प्रधान ने सभी सहयोगी दलों से बात की और फिर वो पीएम आवास पहुंचे, जहां आलाकमान से मुलाकात हुई। पीएम आवास पर बैठक करीब 3.5 घंटे तक चली और बैठक में कौन कौन था ये एक बार फिर से आपको बता दें। अमित शाह, जेपी नड्डा और बिहार के प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान इस बैठक में मौजूद रहे। अब बिहार की सियासी हलचल से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आपको दे दूं। अब से थोड़ी देर के बाद नीतीश की मौजूदा कैबिनेट की आखिरी बैठक होगी। मीटिंग में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे। नई सरकार के गठन तक तो वो सीएम बने रहेंगे। तो उधर तेजस्वी यादव भी अपने आवास पर बैठक करेंगे, हार की समीक्षा करेंगे। आज दोपहर 2 बजे तेजस्वी यादव अपने विधायकों के साथ हार को लेकर मंथन करेंगे। नीतीश फिर से सीएम बनने जा रहे हैं। उनके बेटे निशांत ने कहा है कि मेरे पिता पर जनता ने भरोसा जताया है, जीत प्रचंड मिली है, ऐसी जीत की तो उम्मीद भी नहीं थी। हमारी सरकार बनने जा रही है, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं सबको। उम्मीद से कुछ ज़्यादा ही बेहतर अच्छा जीत मिला। सब सारा श्रेय जनता को जाता है। उन्होंने जो 20 साल में काम किया है उसी का इनाम दिया है जनता ने। तो आगे भी विश्वास बनाया है पापा पे, तो आगे भी मुझे पूरी उम्मीद है कि पिताजी आगे भी इस विश्वास को कायम रखेंगे। नीतीश कुमार के बड़े भाई सतीश कुमार भी बहुत खुश हैं। उन्होंने कहा कि नीतीश को बिहार का हर वर्ग, हर तबका पसंद करता है, इसलिए जनता ने उन्हें फिर से जीत का तोहफा दिया है। उनके जैसा काम किए तो वैसा आज जनादेश मिला। महिलाओं ने बढ़ चढ़ के वोट दिया, जिस तरह से प्रचंड बहुमत मिला। हाँ, और महिलाओं ने सबका काम भी किए। महिलाओं के लिए महिला सशक्तिकरण में बहुत काम किया, ऐसा आज तक कोई नहीं किया। इधर दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच में सुरक्षा एजेंसियों ने ताबड़तोड़ एक्शन किया है। इस बीच एनआईए को एक बड़ी कामयाबी मिली। एनआईए ने दिल्ली से उस शख्स को गिरफ्तार किया है जो इस साजिश में उमर का मददगार बना था। गिरफ्तार शख्स का नाम आमिर राशिद अली है। इसी शख्स के नाम पर वो i20 कार रजिस्टर्ड थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने ब्लास्ट के लिए किया। आज आमिर राशिद को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया जाएगा, जहां एनआईए उसके रिमांड के लिए कोर्ट से गुहार लगाएगी। आमिर जम्मू कश्मीर के पंपोर का रहने वाला है और दिल्ली और आसपास के इलाकों में उमर और आमिर एक साथ कई जगहों पर नजर भी आए हैं। आमिर राशिद अली ने ही उमर के साथ दिल्ली में कार धमाके की साजिश रची। आमिर ने ही फरीदाबाद के रॉयल कार जोन से वो i20 कार खरीदी थी, जिसका इस्तेमाल आतंकी उमर ने धमाके के लिए किया। इसने ही कार खरीद कर उमर को दी। एक पेट्रोल पंप पर पोल्यूशन का चेक करवाते वक्त उमर के साथ आमिर भी नजर आ रहा है। दिल्ली ब्लास्ट का केस अपने हाथ में लेने के बाद एनआईए ने यह पहली गिरफ्तारी की है। आतंकी उमर से जुड़े हुए कुछ लोगों को जम्मू कश्मीर पुलिस ने हिरासत में लिया है। उनसे पूछताछ में चौंकाने वाले खुलासे भी हुए। जांच एजेंसियां दिल्ली से लेकर हरियाणा तक, यूपी से लेकर जम्मू कश्मीर तक छापेमारी कर रही है। पल पल डॉक्टर्स के टेरर मॉड्यूल पर बड़े खुलासे हो रहे हैं। हम इस वक्त दक्षिणी कश्मीर के पुलवामा के संबूरा गांव में मौजूद है और मेरे पीछे आप जो ये घर देख रहे हैं, ये आमिर रशीद का घर है, जिसे एनआईए ने दिल्ली से गिरफ्तार करने का दावा किया है। हालांकि दिल्ली कार ब्लास्ट जो 10 नवंबर को हुआ था, परिवार का ये कहना है कि तब दोनों भाई घर में मौजूद थे, उमर और आमिर, और जम्मू कश्मीर पुलिस ने उनकी गिरफ्तारी अमल में लाई थी। हालांकि 2 दिन के बाद जो उमर रशीद है
उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने रिहा कर दिया था क्वेश्चनिंग के बाद, लेकिन आमिर को रिलीज़ नहीं किया गया क्योंकि ये माना जा रहा है कि दिल्ली कार ब्लास्ट में जिस i20 कार का इस्तेमाल किया गया था वो आमिर के नाम पर खरीदी गई थी और दिल्ली में जो कार ब्लास्ट हुआ उसमें आमिर ने डॉक्टर उमर की पूरी मदद की थी। हालांकि जो आमिर के भाई है उमर, सैटरडे को दोबारा उन्हें एनआई जो है अपने साथ लेके गई है और अभी भी वो एनआई की कस्टडी में है, ऐसा परिवार वालों का कहना है। परिवार के मुताबिक जो उनकी मैसेज है आमिर की, उनसे बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि आमिर जो है जब उनकी गिरफ्तारी हुई उसके बाद उन्हें रिलीज़ नहीं किया गया, वो कहाँ है इसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। लेकिन इतना तो साफ है कि आमिर का नाम जो सामने आया है, पहले दिन से ही i20 कार के साथ उनकी तस्वीर देखी गई थी, उससे ये साफ पता चलता है कि कहीं ना कहीं लिंक्स जो है आमिर के वो इस कार ब्लास्ट से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। परिवार वालों का ये भी कहना है कि अक्टूबर के महीने में आमिर ने कहा था कि वो पहलगाम जा रहे हैं।